नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पॉलिटी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह क्लास प्राइमरी टीचर भर्ती में जो आपके पॉलिटी के प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में 6 से 8 पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए ये आधारभूत कक्षाएं हैं। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इसके अलावा आज हम संविधान के स्रोत भारत के कहाँ से लिए गए वहाँ से प्रश्न देखेंगे और साथ में हम संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल के बारे में भी प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो आते हैं और यहाँ पे आपको मैं जो महत्वपूर्ण समितियां वहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ। तो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इससे रिलेटेड प्रश्न आया था प्राइमरी टीचर भर्ती में जो 15 मार्च को पेपर हुआ था आपका, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कराया है। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो है संघीय शक्ति, जहां संघ की बात आती है वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ट्रिक है कि जहां संघ की बात आएगी वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आपको जो प्रारूप समिति है तो भीमराव अंबेडकर सहित इसमें 7 सदस्य थे। तो ये पूछा जाता है कि कितनी सदस्यीय समिति थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो 7 सदस्य थे। तो कौन कौन सदस्य थे? तो गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। अब आते हैं प्रश्न पे। और साथ में जो है इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की जो है की जगह पे जो TT कृष्णचारी भी आए थे। और इसके अलावा जो झंडा समिति थी तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आते हैं प्रश्न पे। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे आपको संघ वर्ड से आपको पकड़ लेना आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तब जहां प्रांत की बात आएगी वहां पे सरदार पटेल, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति जहां प्रांत की बात आएगी वहां सरदार पटेल। फिर अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप समझ ही गए हैं, डॉक्टर BR राव अंबेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न वही रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल जी। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्यों की बात पूछ रहा, तो अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 हो जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर 7 हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आते हैं और यहाँ पे जो संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ देख लेते हैं और यहाँ से आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर हम प्रश्नों पे आते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है, ये ध्यान रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान द्वारा, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के संविधान द्वारा जो संसदीय शासन पद्धति है, जो लोकसभा, राज्यसभा, ये सब रिलेटेड जो काम होते हैं भारत में, ठीक है, संसद से रिलेटेड, तो वो व्यवस्था कहाँ से ली गई संसदीय शासन पद्धति की? तो ब्रिटेन के संविधान से। फिर विधि का शासन, तो विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से। और फिर अगर बात करें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हम भारत के नागरिक, हम जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप बिहार के नागरिक नहीं बोल सकते, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद फिर द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान रखने, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या, पहला संविधान संसदीय शासन पद्धति, दूसरा विधि का शासन, तीसरा एकल नागरिकता और चौथा द्विसदनीय प्रणाली, ठीक है। और इसके अलावा भारत शासन अधिनियम से 1935 से काफी भाग लिया गया, जिसके बारे में आगे हम प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं अमेरिकी संविधान, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उद्देशिका का विचार, तो प्रियम्बल से रिलेटेड जो विचार है, उद्देशिका का जो विचार है वो संविधान अमेरिकी संविधान से, याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए आपके? तो अमेरिकी संविधान से। फिर है जो है बाकी इसके अलावा आपको जो है नहीं ध्यान रखना है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है अमेरिकी संविधान से? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, ये आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं आयरलैंड के संविधान पे। तो आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको दिए गए हैं। फिर आते हैं कनाडा के संविधान से, यह प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो कनाडा के संविधान से जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो सशक्त केंद्र जहां केंद्र मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, फेडरलिज्म के साथ में संघीय व्यवस्था के साथ में सशक्त केंद्र कहां से लिया गया? कनाडा से। और फिर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो भी सशक्त केंद्र को मजबूत करते हैं वो आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे कनाडा से ध्यान रखनी, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सबसे महत्वपूर्ण सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। अब समवर्ती सूची की व्यवस्था, तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण। और साथ में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। जब कानून पे सहमति नहीं बन पाती, जो बिल होता है आपका उस पर सहमति नहीं बन पाती, तो जो है 108 के तहत बैठक होती है। ये इसकी व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और साथ में उद्देशिका की भाषा, ठीक है, जो लैंग्वेज उसमें यूज किया गया उद्देशिका में, वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जापान से बहुत महत्वपूर्ण है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो एक तो हो गया विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, वो आपका ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात आएगी तो जापान से, ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन की व्यवस्था, ठीक है, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे आते हैं मूल कर्तव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए हैं आपके? तो ये आपका लिया गया है सोवियत संघ से, तो ध्यान रखिएगा सोवियत संघ से जो है इनको लिया गया है। और फिर फ्रांस के संविधान से, बहुत महत्वपूर्ण, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का जो आदर्श है और गणराज्य की अवधारणा है वो जो है फ्रांस से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श और गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। और जर्मनी से जो है आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। फिर प्रश्न पे आते हैं, पहला प्रश्न है भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका के विचार प्रियम्बल की जब बात आएगी तो ये आपका यूएसए के संविधान से, याद रखिएगा यूएसए के संविधान से। फिर अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा ध्यान रखिए संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संवैधानिक सर्वोच्चता की बात होती है, संवैधानिक सर्वोच्चता की बात। और वही अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो है संसदीय जो संसद है वो सर्वोच्च है। यही फर्क है भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में। भारत में संविधान श्रेष्ठ है। फिर है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो बात किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और संघात्मक व्यवस्था की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे जो है भारत में जो है क्या है? सशक्त केंद्र है। सशक्त केंद्र के साथ में जो है सशक्त केंद्र के साथ में संघात्मक व्यवस्था है, और ऐसा जो है कनाडा के संविधान में पाया जाता है। और आगे भी वही प्रश्न है। फिर आगे है, बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यों का संघ की संकल्पना, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में आपका दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, या पीआरटी में पूछा गया था प्रश्न आपका, तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ये आपको जो अनुच्छेद 1 में दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये अलग है थोड़ा, तो आप इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसकी बात करें तो समवर्ती सूची की जब बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस संविधान पर आधारित है? तो आपका आयरलैंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल ये। और संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, सही है। फिर आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया, लेकिन केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं ये आपका जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी गलत है। बाकी तीनों जो है वो आपके सही हैं। और जब भी कोई ऐसा जो आपका रहेगा जो आपको केंद्र को मजबूत करेगा, तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जो राज्य सूची और जो है संघ सूची में ना हो और साथ में समवर्ती सूची में ना हो, वो ऐसे जो चीजें हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का अधिकार होता है उससे रिलेटेड कानून बनाने का। तो जो भी केंद्र को मजबूत करेंगी तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर? कनाडा।
तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो आपको कनाडा से ली गई है, तो यहाँ का आंसर कनाडा होगा। बाकी तीनों आपके सही मैच हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकारों का जो विचार हुआ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों की चीज है, तो यूएसए का संविधान है अमेरिका के संविधान से। अब अब आते हैं उद्देशिका पर। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में संविधान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इससे रिलेटेड जो आपको तथ्य ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, आपको याद होगा पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य है 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। और फिर उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके ही जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी को ही संशोधित करके जो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना। और जो है अगर हम बात करें तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई बार पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष लिख दिया जाता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष यहाँ पे ज्यादा उचित है। तो ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से शब्द? आपका ये समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो जो संविधान की उद्देशिका है अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय जो है सुनिश्चित करती है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और इसके अलावा हम बात करें तो अगर प्रश्न आपका मान लीजिए आता है कि जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना। ठीक है, जब संविधान की आत्मा की बात आएगी, 3 शब्द ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा की जब बात आएगी तो आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन संविधान की आत्मा और हृदय की बात आएगी तो भीमराव अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया था किसके बारे में? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, उस जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उसको जो है भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय, 2 चीज आत्मा और हृदय कहा था। लेकिन संविधान की आत्मा की जब बात आएगी तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अब आते हैं प्रश्न पे। अब यहाँ पे जो है पहले प्रश्न पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है भारत के संविधान में जो है प्रस्तावना में दी गई हैं। तो पहला चीज है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के। तो 5 चीजें हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, प्रभुत्व संपन्न है, जिसमें किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्वतंत्र है भारत अपने फैसलों के लिए। फिर है समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र हमारे यहाँ, फिर गणराज्य। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना। इसके अलावा नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय यहाँ पे देख पा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, फिर उसके बाद विचार स्वतंत्रता किस किस चीजों की दी गई है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना। 5 चीजों की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और उसके बाद फिर जो बात करें तो समता प्राप्त करने की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने की बात की गई है। और उसके साथ में जो है व्यक्ति की गरिमा, यहाँ प्रश्न पूछा गया था, तो व्यक्ति की गरिमा को जो है कैसे सुनिश्चित करना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुता बढ़ाते हुए जो है हम राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेंगे और साथ में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना है। और इसको जो है कब जो है अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। और साथ में आपको जो है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका कि भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब संविधान लागू किया गया था, तो हम बात करें तो जब संविधान लागू किया गया तो 3 चीजें थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 3 चीजें थी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से
जो है 3 चीजें जोड़ी गई, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है इसी को, लेकिन पंथ निरपेक्ष ज्यादा उचित है। तो हम बात करें तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो अतः जो है आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक था, गणराज्य था। 3 चीजें थी भारतीय गणतंत्र की स्थिति। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जो है वही प्रश्न जो है फिर से दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो इस प्रश्न का मतलब कि जो संविधान के निर्माता लोग थे उनका जो मतलब कह लीजिए कि जो उनका पूरा एक फिलॉसफी था, प्रिंसिपल था, जो उनका मत था, विश्वास था, वो किस चीज से पता चलता है? तो ये किससे पता चलता है? उद्देशिका से, क्योंकि उद्देशिका जो है भारत के संविधान का जो है एक इंट्रोडक्शन बोला जाता है। भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन होता है। जब हम किसी बड़ी कहानी को पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि क्या क्या चीजें होंगी। तो वैसे ही भारत के संविधान में असल में है क्या क्या, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो हमारी उद्देशिका में बताई गई, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ध्यान रखिएगा। और प्रजातांत्रिक को लोकतांत्रिक भी लिखा जाता है, तो उससे आपको जो है एक ही चीज है दोनों। तो सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो ये ध्यान रखिएगा 5 शब्द, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, छोटा संविधान भी बोला जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। इतने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और साथ में जो है अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो तीनों ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। और प्रश्न के हिसाब से जो जो चीजें वहां पे दी जाए, तो समाजवाद था, पंथ निरपेक्ष था और साथ में अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष ज्यादा उचित है, और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द दिया गया है 42वें संविधान संशोधन से। तो आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पे है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक है, जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में मान लीजिए जैसे मूल अधिकार है, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार लागू किए जा सकते हैं। अगर इनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और साथ में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का हनन होने पर ये इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में शब्दों को लेकर या संविधान की प्रस्तावना के विचारों को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है कि आप इसको लागू करवाइए। तो इसका जो इसको बोलते हैं विधिक स्वरूप क्या है, कि कानूनी रूप से इसका जो है इम्प्लीकेशन क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ मूल अधिकार की बात करी, मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, उनका वो प्रकृति नहीं है। तो वो विधिक स्वरूप उनका ऐसा है। किससे मिलता जुलता? संविधान की प्रस्तावना से। तो संविधान की जो प्रस्तावना है तो ये भारत के संविधान की आत्मा, लेकिन इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछता है। सिंपल में आपका एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो वही आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द में फिर से बता दे रहा हूं, याद कर लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे।
फिर अगला प्रश्न है जो आपका बीपीएससी में पूछा गया था, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना हम देखें किन शब्दों से आरंभ होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है, इसका मतलब है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी जनता का शासन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो लौकिक सार्वभौमिकता, हम भारत के लोग शब्दों से ये परिलक्षित होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो इसका प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। फिर अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी अगर हम भारत को जो है हिंदू राज्य या मतलब कि कोई अन्य मुस्लिम राज्य ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। भारत में सभी राज्य बराबर हैं, सब भारत में राज्य के नज़र में सभी धर्म बराबर है, ठीक है। हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, क्रिश्चियन भी बराबर है, पारसी भी बराबर है, सिख भी बराबर है, ठीक है। जितने भी हैं सभी लोग एक समान है, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में, भारत की प्रस्तावना में, जो संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है, तो संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन संघीय नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है संघीय बिल्कुल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, ठीक है। लोक कल्याण की जब बात आती है तो ये आपका जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो अगर हम बात करें तो धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पे, तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, इनको 1976 में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे बाकी जो आपके दिए गए ये गलत है, ठीक है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द ये अंग नहीं थे, ये आपका कथन सही है। फिर आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा की जब बात आएगी तब आपका आंसर हो जाएगा उद्देशिका, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा और हृदय, याद रख लीजिए, संविधान की आत्मा और हृदय। और ये किसने कहा था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। फिर आपका जो है यहाँ से आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो बी.आर. राव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो आज के आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अब कल की कक्षा में आपको जो है इसके आगे जो है आपका भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके जो अनुच्छेद है, भाग है, उनके बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।